व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब बारी आ गई है जब हमें रिवाइज करना है द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स हमने कंप्लीट करा। इशू ऑफ शेयर्स के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे। बहुत शानदार बच्चों ने कमेंट्स करे कि सर क्वेश्चंस बड़े धमाकेदार हैं, बड़े अच्छे तरीके से करने पड़े और काफ़ी कुछ हमें क्लियर भी हुआ। उसके साथ साथ पार्टनरशिप भी हमने आज शुरू कर दी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे हैं। नाउ दिस इज द टाइम जब हमें आज इशू ऑफ डिबेंचर्स को कंप्लीट करना है। तो जब मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का भी क्विक रिवीजन वीडियो शूट कर रहा था, फिर मुझे लगा यार इशू ऑफ डिबेंचर्स तो एक छोटा सा टॉपिक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का मैं बच्चों को जीएनजी का ही लिंक दे देता हूं, क्योंकि वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है और 1 घंटे में ही वो इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा यार लिंक की क्या जरूरत है, मैं इसी में कनेक्ट कर देता हूं। तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स को कोई शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर्स आप ये वाला वीडियो देखो, मैं इसके अंदर ही जीएनजी वाला वीडियो कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई लिंक पे नहीं जाना, यहीं से इसको देखो पूरा वीडियो। कल जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कर लेंगे 5-7, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार आप अपनी बुक खोल के रैंडमली कोई भी 3-4-5 क्वेश्चन और कर लेना, आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर्स को। इसका शॉर्ट, क्विक, डिटेल सभी प्रकार का रिविजन यही है। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स को। तो मेरे साथ साथ लिख के चलना, इशू ऑफ डिबेंचर्स। करेक्ट है सर? सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो तुम्हें पता है मैं डिटेल तक जाऊंगा, एक एक बेसिक तुम्हें बताऊंगा। तो डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर लोन की जरूरत हो तो वो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएगी, बट समटाइम्स बैंक की टर्म्स कंडीशंस होती हैं या बैंक्स तक रीचेबल नहीं हो आप, या ऑलरेडी आपके पास कोई लोन चल रहा है तो आपके पास बैंक एक ऑप्शन नहीं रह जाता। तो फिर कोई भी कंपनी क्या करती है, पब्लिक के पास जाती है, जनता को बोलती है क्या आप हमें लोन दे सकते हो, हम आपका लोन का पेमेंट कर देंगे 10 साल के बाद। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 10 साल में एक वैसी एवरेज टाइम ले रहा हूं, इट मे बी 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, करेक्ट है। तो अगर सपोज ये हमारे पास वो कंपनी है, ये जाएगी जनता के पास। जनता कौन है, हमारे चिंटू चिंटी जितने भी हैं सब हमारे पब्लिक में आ जाएंगे, करेक्ट है। तो पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक को बोलेगी सर लोन दे दो। पब्लिक इनको जो लोन देगी उसी लोन को कंपनी क्या बोलती है, डिबेंचर। तो डिबेंचर बेसिकली होता क्या है, डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होता है। डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसके अंदर, एक्नॉलेजमेंट मींस इट इज अ प्रूफ कि ठीक है हम वादा कर रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं कि हमने आपसे कुछ अमाउंट बोरो करा है और हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, भविष्य में किसी भी डेट पे हम आपका पैसा वापस करेंगे। करेक्ट हो गया, ये तो हो गया डिबेंचर का मतलब। नाउ इशू मींस पब्लिक को इशू करा आपने डिबेंचर, उसके बदले में आपको लोन मिल गया। करेक्ट है सर, जो लोन लिया है उसका पेमेंट भी होगा। जब पेमेंट होगा तो उस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ व्हाट इज रिडेम्पशन? रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है, पेमेंट, करेक्ट है। और इशू का मतलब क्या होता है, जनता से पैसा बोरो करना। करेक्ट हो गया, दिस इज सॉर्टेड। अब क्या करना है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास रिडेम्पशन, इशू और ये आपको समझ में आ गया। अब जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है, हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले जो हमें टॉपिक सीखना है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। ये चार्ट बहुत काम आने वाला है तुम्हें। जो हमें सबसे पहले सीखना है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। जनता को डिबेंचर इशू करेगा, कैसे काम चलेगा। नंबर 2, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स फॉर कंसीडरेशन other than cash, and issue of debenture
टू बैंक एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक, जनता को इशू करे गए हैं डिबेंचर। नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, वेंडर कौन होता है? जिससे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी होगी, उसके बदले में पैसा ना देके डिबेंचर दिए, या फिर आपने कोई रनिंग बिजनेस, चलता चलाया बिजनेस खरीदा होगा, वो बिजनेस के बदले में भी आपने डिबेंचर्स दिए। और तीसरा हो सकता है कि आपने अपने बैंकर को दिया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी बेसिकली मॉर्गेज करें आपने डिबेंचर्स लोन के बदले में। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो हम इन तीनों के बाद में पढ़ने वाले हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आओ शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। अब देखो, जब भी आप डिबेंचर्स इशू करोगे पब्लिक को, तो वहां पे 3 तरीके से डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स एट विच डिबेंचर्स कैन बी इशूड। नंबर 1, डिबेंचर्स टू बी इशूड एट पार। पार का क्या मतलब होता है सर? पार का मतलब होता है कि 100 वाला डिबेंचर 100 में ही इशू करा गया है, मतलब जितने का डिबेंचर था उसी वैल्यू पे इशू करा गया है। नंबर 2 इज एट प्रीमियम, ये आपने शेयर्स में ही पढ़ा है टॉपिक, पार प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब होता है? प्रीमियम का मतलब होता है कि 100 वाला डिबेंचर कुछ एक्स्ट्रा पे, लेट्स से 105, 100 का डिबेंचर 105 पे इशू करा गया है। नंबर 3 एट डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 वाला डिबेंचर कुछ कम में इशू करा गया है। ये केस शेयर्स में नहीं हो सकता था। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ओरिजिनली एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड in 3 ways, either at par or at premium or at discount. Discount is the possibility here, not in the case of shares, ये याद रखना है। करेक्ट हो गया जी। चलिए, अब सर जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, जर्नल क्या होने वाली है। तो जर्नल आपकी बिल्कुल सिमिलर है शेयर्स जैसी, जैसा शेयर में करते थे ना, वही सेम काम बेटा जी डिबेंचर में करना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको पार वाला एक क्वेश्चन दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 डिबेंचर्स हैं सर, 10 रुपए का एक है, 4321 ले लो, 4321 इशू करे गए हैं और सारा पैसा मिल गया है, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। आप क्या एंट्री करोगे बताओ? तो इस केस में हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले पैसा आ जाएगा। सबसे पहले को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरे को अलॉटमेंट बोलते हैं, तीसरे को फर्स्ट कॉल बोलते हैं, चौथे को हम सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिलहाल अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट बाद में होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। कई बार ना डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लगा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा ऐसे 9% डिबेंचर्स। सो व्हाट इज दिस 9%? 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन लिया है तो ब्याज भी देना पड़ेगा ना, तो जो परसेंटेज दिया होगा वो आपको साथ में लगाना है, और इसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है फिलहाल, जब तक इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं करनी। करेक्ट है। तो सर ये एंट्री कैसे हुई, मतलब इसका थोड़ा सा बेसिक चीज सिखा दो। देखो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या आप ये एंट्री करते हो? बैंक डेबिट टू बैंक लोन, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, यही एंट्री करते हो या नहीं करते हो? अभी भी तो आपने लोन लिया है, बट बैंक से नहीं लिया, पब्लिक से लिया, तो यहां पे बैंक हटा के अगर मैं डिबेंचर लिख दूं काम चलेगा? यही एंट्री तो हुई है। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट हो जाएगा, तो एंट्री तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर बनेगी या नहीं बनेगी? सेम जैसे शेयर्स में होता था, वहां बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल होता था, यहाँ बैंक डेबिट टू डिबेंचर है। करेक्ट हो गया। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन 4 रुपीज का है, तो 40,000 यहां पे भी 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर। करेक्ट हो गया। इसके बाद सर अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स,
ये डिबेंचर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है, ड्यू करने की। देन जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, करेक्ट है। 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। ये भी अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट होगा, बैंक टू डिबेंचर ही एंट्री बन रही है, करेक्ट हो गया। अब फर्स्ट कॉल मांगनी है, सेम एंट्री, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लगेगा। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। 10,000 into 2, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, करेक्ट, सॉर्टेड। फाइनल कॉल जब मांगोगे तो 10,000 into 1 का फाइनल कॉल आएगा, जिसको हम बोलेंगे डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हो गया 10,000 into 1। बेसिकली जो आपको टोटल लोन चाहिए था ना बेटा, वो कितना चाहिए था? 10,000 into 10, दैट इज 1 लाख रुपीज। बट एक बार में ना लेके कंपनी ब्रेक कर करके पैसा लेती है, जैसे 40,000 यहाँ तक ले लिया, 30 यहाँ तक ले लिया, 70, 20 यहाँ तक लिया, 90, और 10,000 यहाँ लिया, पूरा 1 लाख हो गया। तो ये 4 पार्ट्स में एंट्री हुई, 3 पार्ट्स में भी हो सकती है, 2 पार्ट्स में भी हो सकती है, और लमसम में भी हो सकता है। लमसम मतलब एक ही बारी में भी सारा पैसा मांग सकती है कंपनी। उस केस में क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, खत्म। क्लियर हुआ? तो ये केसेस बनते हैं बेटा जी इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, करेक्ट है। कोई एरियर हो, कोई एडवांस हो, तो सेम इज द केस जैसे शेयर्स में करते थे, एरियर डेबिट करना है, एडवांस क्रेडिट करना है, सेम बिल्कुल, ठीक है। चलो वो भी मैं सब आपको कराऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में पहले बेसिक्स, वन शॉट पूरे चैप्टर के बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलो अब प्रीमियम की बात करें। अगर डिबेंचर्स इशू करे गए हूं प्रीमियम पे, अभी हम किसको इशू कर रहे हैं? पब्लिक को, ठीक है। हमने अभी कोई और केस नहीं पढ़ा है, हमने अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, करेक्ट है जी। चलो प्रीमियम पे अगर हुए हैं तो सपोज वही 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए के प्रीमियम पे है, 4, 3, 2, 1 एंड दिस इज 3+2। प्रीमियम के बारे में या तो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन अगर नहीं बोलता तो यहाँ पे भी वही केस होगा कि सर प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ लिखा जाएगा, करेक्ट है। पहली एंट्री विल बी दी सेम, वही एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40,000 रुपीज बच्चे यहाँ आ जाएगा। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अपने माइंड में एक चीज रखेंगे बेटा कि हमें जो अलॉटमेंट लेना है, अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट नहीं लेना, अलॉटमेंट तो लेना ही है बट अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी लेना है। तो जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो आप अलॉटमेंट तो मांगोगे ही, साथ साथ प्रीमियम भी मांगोगे, करेक्ट है। तो क्या एंट्री बनती है सर? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हम हमेशा क्रेडिट करके चलते हैं, जैसे शेयर्स में करते थे वैसे ही यहाँ पे करते हैं। कंपनी अपने कैपिटल से ऊपर पैसा ले रहा है, उसको हम क्रेडिट करके चलते हैं। 3 रुपए आपके डिबेंचर के नाम के, 2 रुपए प्रीमियम के नाम के, टोटल 5 रुपए आएंगे। और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे 5 रुपए। 10,000 इंटू 5, 50,000, जिसमें 30 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, 20,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से वहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा 50,000 आपको रिसीव हो जाएगा। सही है जी। यही हमारे पास बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था कि अगर प्रीमियम पे हुआ तो कैसे करना है, अगर प्रीमियम पे हुआ तो कैसे करना है। डन हो गया जी, सही हो गया। बस बाकी दोनों एंट्रीज सेम है,
वही सेम एंट्री जो ऊपर हुई थी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, उसके बाद डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी 10,000 इंटू 2 20,000 और ये 10,000 इंटू 1 10,000। ये आपकी सीधी सीधी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जस्टिफाइड, समझ में आता है प्रीमियम, बस प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट करना है, बाकी सब सिमिलर है। ओके, चलिए जी, पब्लिक को थर्ड केस क्या बनता है? पब्लिक को थर्ड केस बनता है बेटा जी, इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, विच इज इंडीड एन इम्पॉर्टेंट केस। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इस तरीके का केस शेयर्स में नहीं था। तो डिबेंचर्स का अगर केस बनता है तो उसके अंदर डिस्काउंट पूछना तो बनता है भाई। देखो क्लियर, अब देखो 10,000 डिबेंचर्स हैं, लेट सपोज 10 रुपीज़ का है, बट वो 10 नहीं 9 रुपीज़ में इशू हुआ है, सही? तो 4 2 2 एंड 1 ऐसे आएगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे 3 लेने थे लेकिन ले रहे हैं हम सिर्फ 2, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्काउंट आप यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है। तो यानी ये 4 3 2 1 जरूर था, लेकिन यहाँ पे हमने ये 3 ना दिखा के 3 - 1 करा है, दैट इज डिस्काउंटेड। ओके, तो अब क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएगा जो सेम एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10,000 इंटू 4, ये पूरी एंट्री वही 40,000 रुपीज से हो जाएगी। अब ध्यान देना आप अलॉटमेंट की एंट्री पे। अलॉटमेंट जब मांगोगे तो अलॉटमेंट पे आपको 3 रुपीज जनरली लेने थे, लेकिन अब 3 नहीं लेने, अब 2 लेने हैं। 2 क्यों लेने हैं सर? क्योंकि 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। आपने बोला ठीक है, मैं आपसे लोन भले ही 1 लाख का लेना चाहता हूं, लेकिन आप 90,000 भी दे दो, हमें चलेगा, हम आपको वापस 1 लाख ही करेंगे, बट प्लीज 90 तो दो यार, मुझे बहुत जरूरत है लोन की। तो डिस्काउंट पे कंपनी कब इशू करती है डिबेंचर? जो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ओके जी, चलिए क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, ये जो डिस्काउंट है डेबिट होगा बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, और जो पैसा आएगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट हो गया हमारा 2 रुपए का, 1 रुपए का डिस्काउंट, टोटल 3 का डिबेंचर, 10,000 इंटू 2 20,000 यहाँ आ गया, 10,000 का डिस्काउंट हो गया, 30,000 का टोटल डिबेंचर में आ गया। देखो ये है ना, 10,000 इंटू 3 टोटल 30 था, बट आप अलॉटमेंट के लिए 2 ही मांग रहे हो, यानी 20, 10 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। ओके, बैंक में आपको रिसीव कितना होने वाला है हमारे पास? 20 20,000। देखो यहाँ पे अलॉटमेंट आपने डेबिट 20 ही करा था ना, तो यहाँ क्रेडिट भी कितना होगा? 20 ही होगा। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिस्काउंट 1 रुपए का, 2 रुपए अलॉटमेंट का, 3 रुपए का टोटल डिबेंचर। क्लियर है? ये वाली एंट्री वापस से 2 and 1, दिस इज द सेम एज अबव, जो मैंने ऊपर कराई, बिल्कुल सेम एंट्रीज वही बन जाएंगी। ये आपके लिए नई चीज है कि जब डिस्काउंट पे हो तो क्या करना है, सिंस इट इज अ लॉस तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। तो इस तरीके से गाइस जब हम बात करते हैं कि अगर डिबेंचर्स इशू करे जाएं किसको, अगर डिबेंचर्स इशू करे जाएं पब्लिक को, ठीक है, तो पब्लिक को जब इशू करे जाते हैं तो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे देयर आर 3 केसेस जिसके थ्रू डिबेंचर इशू करे जा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू पब्लिक। ठीक है जी, अब हम समझते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आओ जी, द नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर ये क्या है, ये क्या होता है सर, इसमें क्या चलेगा? समझो,
अगर हमने डिबेंचर इशू करे हैं वेंडर को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो कोई एसेट खरीदना चाहती है। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है और हमारी कंपनी ये बिल्डिंग खरीदना चाहती है, ये फ्लैट्स खरीदना चाहती है। ये एक बिल्डिंग है और हमारी कंपनी ये बिल्डिंग खरीदना चाहती है। अब लेट्स सपोज ये जो बिल्डिंग है ये है 10 करोड़ रुपए की, ये बिल्डिंग 10 करोड़ की है और 10 करोड़ के बदले में 10 करोड़ के बदले में पैसा ना देके कंपनी ने क्या दिए हैं? डिबेंचर्स। पैसा ना देके कंपनी ने क्या दिए हैं? डिबेंचर्स दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास सिस्टम बनता है वो ये बनता है, सबसे पहले तो फॉर परचेज ऑफ एसेट, यानी अगर आपने एसेट खरीदा है तो क्या एंट्री बनेगी सर? सर अगर एसेट खरीदा तो एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एंट्री बनती है ये कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होता है? जिससे आपने एसेट खरीदा है, उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब आप इनको पेमेंट करते हो तो देखो, अगर आप कैश दे दो तो आप कर देते हो वेंडर डेबिट टू कैश, करेक्ट है जी। अगर आपने कोई बिल दे दिया तो आप उसके लिख देते हो वेंडर डेबिट टू बीपी। अगर आपने चेक दे दिया तो आप उसके लिख देते हो वेंडर डेबिट टू बैंक। अगर आपने शेयर्स दे दिए तो आप उसके लिए क्या लिख देते हो? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, करेक्ट है। और अगर आपने डिबेंचर दे दिए तो क्या लिख दोगे? वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। देखो जी, बात समझ में आई? तो वेंडर को फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ की बिल्डिंग है तो 10 CR 10 CR 10 CR। अब इसके बदले में आपने क्या दिया है वो लिख देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक बोलता है कि कुछ शेयर दे दिए, कुछ डिबेंचर दे दिए। कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। सपोज आधा आधा पैसा दिया तो 5 करोड़ शेयर में लिख देना, 5 करोड़ डिबेंचर में लिख देना। फिलहाल क्योंकि हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर, बस। अगर डिबेंचर किस पे हुए? पार पे। अगर डिबेंचर हुए प्रीमियम पे, अगर डिबेंचर हुआ प्रीमियम पे तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, यहां पे भी क्रेडिट ही होगा। और अगर डिबेंचर दिया आपने डिस्काउंट पे तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिस्काउंट डेबिट होगा। सारे रूल्स मैं आपको एक जगह लिखवा रहा हूं सो दैट जब हम क्वेश्चंस करें तो मजा आ जाए। करेक्ट हो गया जी? ये हमारे पास सिनेरियो बनता है अगर हमने कोई एसेट खरीदा है और एसेट के बदले में डिबेंचर दिए हैं। डिबेंचर पार पे भी हो सकते हैं, डिबेंचर प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, करेक्ट। इसमें एक सिनेरियो और बनता है अगर आपने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा फॉर परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस। अगर आपने एक चलता चलाया बिजनेस खरीद लिया। अब सर चलता चलाया बिजनेस अगर खरीदा तो उस बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स भी होंगे, उस बिजनेस में बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होंगी। यही खास बात है, जब आप चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस में एसेट्स भी आपके होंगे, लाइबिलिटीज भी आपकी होंगी। तो आपके लिए ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस की वर्थ कितनी है, उस बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, क्या उस बिजनेस की वैल्यू है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हम एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। ये जो वेंडर वाला अमाउंट है ये परचेज कंसिडरेशन होता है। परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है बेटा जी? परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि आपने कितने में डील डन करी है, आपने कितने में सौदा किया है, करेक्ट है जी, टू वेंडर। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। जैसे सपोज आप ये जो रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, इसके जो एसेट्स हैं वो 90 लाख रुपीस के हैं।
एसेट्स कितने के हैं 90 लाख रुपीस के, तो आपने एसेट्स में लिख दिया जी 90 लाख। लो जी, जो लाइबिलिटीज हैं वो है 30 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज हैं 30 लाख रुपीस की, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 30 लाख। अब कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ अपनी, कि 90 लाख रुपए की संपत्ति है इस बिजनेस की, 90 लाख रुपीस के वर्थ की, 30 लाख रुपीस की ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज है, वापस देना है। तो भैया 90 लाख का तो प्रॉपर्टी है, 30 लाख बाहर वालों का देना है, तो बिजनेस की वैल्यू 60 लाख बैठती है। बिजनेस कितने का बैठता है 60 लाख रुपए का बैठता है, लेकिन सामने वाला 60 लाख नहीं मांग रहा, जो आपकी डील हुई वो 1 करोड़ रुपए में हुई। आपकी डील कितने में हुई 1 करोड़ रुपए में, तो बिजनेस की वर्थ आपके हिसाब से 60 लाख थी, जो पेपर पे थी, ऑन पेपर 60 लाख रुपीस की वर्थ थी, बट आपसे जो पैसा मांगा गया है वो 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। तो सर जो 40 लाख ऊपर मांगे गए हैं, क्योंकि 60 और 1 करोड़ के बीच का डिफरेंस है 40 लाख, वो किस चीज के मांगे गए हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस गुडविल, वो गुडविल का वैल्यू है। देखो गुडविल उनकी बुक्स में तो नहीं होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अपनी गुडविल अपनी बुक्स में कभी नहीं होती, राइट। वो परचेज गुडविल है, किसी और की खरीदी है, तो वो जरूर हमारी बैलेंस शीट में हो सकती है, बट हमारी खुद की गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती। तो बैलेंस शीट के एसेट्स 90 के थे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी 30 की थी, बैलेंस शीट के हिसाब से नेटवर्थ 60 लाख की थी, लेकिन एक्चुअल पैसा 1 करोड़ मांगा गया, जो 40 लाख फालतू मांगा गया है, वो किस चीज का है, गुडविल का। करेक्ट। तो डिफरेंस अगर आ जाए डेबिट साइड में, देखो इधर आ रहा है 1 करोड़ 30 लाख, इधर आ रहा है 90 लाख, तो डिफरेंस अगर डेबिट में आए तो वहां पे आप गुडविल को डेबिट करने वाले हो। यहां पे अगर मैं गुडविल को डेबिट कर दूं 40 लाख, तो एंट्री मैच हो जाती है नहीं हो जाती है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इस केस को वापस से भूल जाओ, फिलहाल गुडविल वाली बात आपको समझ में आ गई कि अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो गुडविल लिखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता हूं। लेट सपोज 90 लाख के एसेट्स हैं, 30 लाख की लाइबिलिटी है, बिजनेस की वैल्यू 60 लाख है, लेकिन आपकी डील हो गई 50 लाख में। आपने इन्हें कन्विंस करा भैया 60 लाख हम नहीं दे पाएंगे, अगर पैसा चाहिए तो 50 लाख मिलेंगे। तो 60 वाला बिजनेस आप 50 लाख में खरीद लेते हो, क्या आपका 10 लाख रुपीस का एक जबरदस्त फायदा हो गया। ये जो फायदा हुआ है ना, ये कैपिटल नेचर का बेनिफिट है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है बेटा जी, इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर हो जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इसीलिए आपके पास कभी भी फायदा हो, वैसे भी देखो इधर डिफरेंस आ रहा है, इधर 90 इधर 80, 10 लाख इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कभी भी डिफरेंस इधर आए क्रेडिट में, तो हम उसको क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व। तो ऑलवेज रिमेंबर जो एंट्री होनी है वो यही होनी है, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। फिर आप उसका कॉन्ट्रास्ट चेक करोगे कि एंट्री मैच नहीं हो रही, अगर तो डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है जी। अब ये जो वेंडर को पैसा देना है सर, अब सेम है, वेंडर को आपने जो अगर डिबेंचर दे दी है पार पे, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अगर वो डिबेंचर हुए प्रीमियम पे, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर वेंडर हुए डिस्काउंट पे, सॉरी डिबेंचर हुए डिस्काउंट पे, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। लो सर, ये हमारे पास नियम होते हैं व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड टू वेंडर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा और आपने एक जगह सभी रूल्स लिख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, रूल्स लिखने हैं रूल्स लिखो, और इसी के साथ आपका जो है 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं डिबेंचर्स के। तीसरा टॉपिक क्या होता है, अगर डिबेंचर्स दिए गए हैं बैंक को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसको समझते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बैंक एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर कोलेट्रल का क्या मतलब होता है, कोलेट्रल का बेसिकली मतलब होता है सेकेंडरी। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। हमने डिबेंचर बैंक को दिए हैं सर, ये तो हम तो लोन खुद बैंक से लेते हैं, लेकिन हमने बैंक को क्यों दिए हैं, सिक्योरिटी की फॉर्म में दिए हैं। हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया
और बैंक ने बोला भाई कुछ संपत्ति दो इसको लोन के अगेंस्ट। हमने कहा ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने रख दिया। वो जो प्रॉपर्टी रखा उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि भाई मेन सिक्योरिटी तो वही रखा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। बट बैंक ने बोला इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और चाहिए, ये आपकी प्रॉपर्टी जो है कम वैल्यू की है, हमें कोई और ऐसी चीज चाहिए ताकि हम आपको लोन दे पाएं। अब हमने कहा यार कंपनी के पास तो कोई गोल्ड वोल्ड भी नहीं है, कंपनी गोल्ड तो पहनती नहीं है, प्रॉपर्टी थी वो हमने दे दी, गिरवी रख दी, और क्या दें। तो दिमाग में आया क्यों ना हम कुछ डिबेंचर्स दे दें बैंक को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी की, भाई अगर हम ना चुका पाए तो आप डिबेंचर बेच लेना, पैसे आ जाएंगे आपके पास, इन डिबेंचर्स को सेल ऑफ कर देना पब्लिक में, सही है ना। तो हमने क्या करा, बैंक के पास लोन के बदले में डिबेंचर गिरवी रख दिए। क्लियर है। तो अब ये जो डिबेंचर है इससे हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ लोन लिया जा रहा है। और वो जो डिबेंचर है, देखो यूजुअली जब पब्लिक को इशू करते हैं तो पैसा आता है ना उसके बदले में, इन वाले डिबेंचर के बदले में कोई पैसा नहीं आ रहा, लोन आ रहा है। क्लियर। तो क्या होता है यहाँ पे जब भी आप बैंक को दोगे डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो हमारे पास बुक्स में यूजुअली दो केसेस बने होते हैं। एक केस होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन की एंट्री पास करते हो, और एक केस होता है जिसमें आप बैंक लोन की एंट्री भी पास करते हो प्लस डिबेंचर जो आपने इशू करे हैं एज अ कोलेट्रल उसकी एंट्री भी पास करते हो। तो हम इसको तो करेंगे ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड है। भाई जब बैंक लोन की एंट्री यहाँ हो रही है तो मुझे ये यहाँ पे कवर हो गया वो चीज़, तो मुझे अलग अलग क्यों सीखनी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस यही याद रखना है कि एग्जाम में हम लोन लेने की एंट्री भी पास करेंगे और जो डिबेंचर इशू करें ना एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी उसकी एंट्री भी पास करेंगे। तो सर यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज हैं वो होती क्या क्या हैं ये बताओ। ठीक है जी। तो फॉर बैंक लोन, जो आपने लोन लिया है उस लोन की क्या एंट्री होगी, उस लोन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पहले से जानते हैं, यही तो एंट्री हम पहले करते हैं। यस वही है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। अब इस लोन के बदले में जो डिबेंचर गिरवी रखे उसकी क्या एंट्री होगी, देखो। फॉर डिबेंचर गिवन एज अ कोलेट्रल। अब देखो जी, अगर मैं बात करूं डिबेंचर जब हम इशू करते हैं जनता में और पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हो, बैंक डेबिट टू डिबेंचर करते हो ना, करते हो या नहीं करते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा, बस गिरवी रखा है, यानी ये बैंक तो हट जाएगा, ये तो आना नहीं, ये बैंक तो हट गया, इसे तो बिल्कुल हटा दो। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ लिखा जाएगा बेटा एक नया अकाउंट जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये डिबेंचर सस्पेंस सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, इस एंट्री से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इस एंट्री से आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा, इस एंट्री से आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है बस कि भैया अगर आपने ये लोन नहीं चुकाया तो बैंक अपना राइट्स यूज करके इन डिबेंचर्स को सेल कर सकता है और अपना पैसा निकाल सकता है। करेक्ट है। तो दो एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। सर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपको प्रेजेंटेशन करके ही आनी है। सर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बहुत सिंपल। एक तो आपको एक्सट्रैक्ट बनाना होगा बैलेंस शीट का, जिसमें आप लिखने वाले हो नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स, फिर हेडिंग डालोगे आप बड़ा बड़ा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये आप बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो, उसके बाद आप लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, then we always have shareholders funds। ठीक है। अब सर शेयर होल्डर फंड में तो शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, डिबेंचर तो आता ही नहीं है, तो हम शेयर होल्डर फंड अगर ना लिखे तो चलेगा। यस, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है, हमें पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना। तो शेयर होल्डर फंड ना लिख के यहां पे आप सीधा क्या लिखोगे, सीधा आप लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट में डिबेंचर कहां पे आते हैं, या ये बैंक लोन कहां पे आएगा साहब,
ये आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पे आप नोट 1 डाल दोगे और ये अमाउंट आप फाइंड आउट करोगे नोट 1 से। सर ये अमाउंट कैसे मिलेगी? यहाँ पे डालो नोट नंबर 1, यहाँ पे लिखो आप पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखना बैंक लोन, जितने का लोन लिया गया है। लेट सपोज ये लोन 1 करोड़ का था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 करोड़, 1 CR का आपका लोन आ गया। फिर आपने सपोज 90 लाख रुपए के डिवेंचर रखे थे एज कोलेटरल, क्योंकि प्राइमरी भी रखी होगी कुछ ना कुछ, है ना। 90 लाख के आपने डिवेंचर रखे, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवेंचर्स। डिवेंचर जब एंट्री करी है तो बैलेंस शीट में भी आएगा भैया 90 लाख रुपीस। लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या कर देना है, ये 90 लाख यहाँ डिवेंचर सस्पेंस से कैंसिल कर दो, इसे यहाँ पे लेस करो, यहाँ लिखो डिवेंचर सस्पेंस 90 लाख और वैल्यू इज 0। तो आपके पास जो बेसिकली यहाँ पे जाने वाला है ना अमाउंट, वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन का ही होने वाला है। यानी इस एंट्री की रेलेवेंस जो है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करना है, इन वाले डिवेंचर को यहाँ लिखो और माइनस कर दो डिवेंचर सस्पेंस से, दैट इज इट। इस एंट्री का कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ दिखाने के नंबर हैं, प्रेजेंटेशन है, फुल डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या करना है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, पैसा आएगा भैया, तो बैंक डेबिट टू बैंक लोन यहां पे लिखा। क्लियर? दूसरी चीज, जो डिबेंचर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उनको सिर्फ और सिर्फ नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। एंट्री करो, यहां डिबेंचर के नाम से लिखो, लेस कर दो डिबेंचर सस्पेंस, सॉर्टेड, डन हो गया। दिस इज हाउ हम इशू करते हैं डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और ऐसे हम दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लो, इसके क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा। 3 टॉपिक गाइस हम लोगों ने कर लिए, जिसको हम क्या बोलते थे, 3 टॉपिक को हम लोग बोलते थे। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक, पार प्रीमियम डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, वो भी पार प्रीमियम डिस्काउंट, तीनों करा दिए, रनिंग बिजनेस भी और एसेट खरीदा तो भी। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बैंकर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब चलते हैं हम कहीं और, किसी और दिशा में। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक सावधान इंडिया सवाल है, पेपर में 100% आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कुछ बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, जो अदर बोर्ड्स वाले हैं उनके यहाँ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, मैं करा दूंगा, चिंता मत करना। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है एंट्री जो हम कर रहे हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर की ही कर रहे हैं, बट हमारी नजर में कंसीडरिंग का मतलब हम कंसीडर करके चल रहे हैं। क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी, कि जब ये रिडीम होगा तो रिडीम की क्या टर्म्स है, रिडेम्पशन की क्या टर्म्स है। इस केस में बेटा जी आपके पास 6 केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। सर 6 केसेस बनते हैं का क्या मतलब है? देखो, अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया तो आपको 100 वापस करने हैं, ये तो गारंटी है, यानी कि जो रिडेम्पशन है वो पार पे होगा, ये गारंटीड है। 100 का लोन लेके 90 वापस करो, ऐसा चलेगा? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है। 100 का लोन लिया तो 100 तो चुकाना पड़ेगा, बट 100 का लोन लेके 110 चुकाया, ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। सामने वाला अगर उसको पता चले कि 100 का लोन आपसे कोई ले रहा है और आपको वापस 110 देगा, तो यार वो इजीली आपको पैसा देगा। तो कई बार कंपनीज को जब पैसे की इमेंस एक्सट्रीम जरूरत होती है और क्विक जरूरत होती है, तो कंपनीज बोलती है भैया 100 का लोन ले रहे हैं लेकिन वापस 110 करेंगे। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम। यानी कि जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो एक तो पार पे हो सकता है कि 100 लिया तो 100 वापस करूंगा, एक प्रीमियम पे भी हो सकता है कि 100 लिया लेकिन वापस करूंगा 110। तो जो डिबेंचर है वो इशू तो 3 तरीके से हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लेकिन रिडीम 2 तरीके से हो सकते हैं, पार एंड प्रीमियम। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकते भाई, जिससे 100 का लोन लिया उसे वापस कम थोड़ी ना करोगे। क्लियर है ना? अब देखो 6 केस क्या बनते हैं। सबसे पहला, अगर 100 का लोन है
मैंने 100 में ही इशू करा था और 100 में ही रिडीम कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। सही है, 100 का लोन लिया, 100 ही वापस करूंगा। 100 का लोन 110 में इशू करा गया था, वापस करूंगा 100, तो इसको क्या बोलते हैं? इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। रिडीम्ड एट पार, ये भी आपने केस पढ़ा है, डिबेंचर को आपको प्रीमियम पे इशू करना आता है। तीसरा क्या बनता है, इसको थोड़ा सा यहां ले आता हूं। 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू हो रहा है और वापस जाएंगे 100, यानी इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। सर जब भी रिडीम्ड एट पार है ना, यानी 100 वाला डिवेंचर जब 100 में ही रिडीम हो रहा है, 100 वाला डिवेंचर जब 100 में ही रिडीम हो रहा है, 100 वाला डिवेंचर जब 100 में ही रिडीम हो रहा है, तो इन केसेस में कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आपने पढ़ा है। आपको सिंपल इशू की एंट्रियां करनी है, और ये वाली जो एंट्रीज आती है ना, ये यूजुअली लमसम में आती है। लमसम का मतलब एक ही बारी में। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो 100 वाला डिवेंचर, तो यहाँ पे क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। क्योंकि लमसम होता है ना, तो एक ही बारी में चलता है बस एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी 100 100, यहाँ पे भी 100 100, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी एंट्री बन गई। जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है बस। सपोज 600 डिवेंचर्स थे तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000 6000 6000 6000 60000 60000 सॉरी 60000। ठीक हो गया, परफेक्ट है। अब अगर डिवेंचर इशू करे गए थे प्रीमियम पे, यानी 100 वाला 110 में, तो क्या एंट्री बनती है? यहां पे लिखता हूं थोड़ा नीचे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, साथ में ही हो रहा है ना सब इस बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ये एंड है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड, ये सब जगह एंड लगाना बेटा, नहीं तो ये स्कूल वाले ना तुम्हारे नंबर काट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम है 10 रुपए का, डिवेंचर 100 का, टोटल 110 आएगा। 110 110, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। करेक्ट है। जब भी रिडीम एट पार होगा तो कुछ नया नहीं है, पुरानी एंट्रीज, ठीक है। अब देखो 100 वाला 90 में इशू करा गया था, तो डिस्काउंट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर हमें ना कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि डिस्काउंट और प्रीमियम को कौन सी एंट्री पे शो करते हैं। कभी तो हम ऊपर वाली में शो करते हैं, कभी हम नीचे वाली में शो करते हैं। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। और इस कन्फ्यूजन का एक ही सॉल्यूशन है कि कभी भी प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, वो बैंक वाली एंट्रीज में नहीं देखने को मिलेंगे। नेवर, बैंक वाली एंट्रीज में वो कभी नहीं होंगे बेटा जी। वो हमेशा कौन सी एंट्रीज में होंगे? ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री में। हमेशा याद रखना, जहां बैंक आ गया ना, उस एंट्री के साथ कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ तो पार पे था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ प्रीमियम पे था तो देखो बैंक यहाँ आ गया ना, तो इसमें नहीं होगा, नीचे वाली में होगा। आ गया, सही है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ बैंक आ गया तो इसमें नहीं होगा, नीचे वाली में होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। इस डिस्काउंट को हम लॉस के नाम से भी दिखाते हैं कई बार, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो 100 वाला डिवेंचर 10 का डिस्काउंट, यहाँ 90, यहाँ भी 90, रिसीव 90 हुए होंगे। क्लियर है जी। जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं मल्टीप्लाई कर दो। ये शुरू के 3 केसेस बोलते हैं विच आर वेरी सिंपल, और आपने ये पहले पढ़े हुए हैं। सही हो गया। बस यहाँ पे लमसम में है, एक ही बारी में सारा काम हो रहा है। यहाँ पे वो नहीं बन रहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, वो नहीं बन रहे, बस एक ही बारी में सब हो गया। ओके चलो सर, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कुछ जलवे, कुछ नए केसेस। क्यों ना हम इन नए केसेस को इधर लिखने की कोशिश कर लें। अरे 1 2 3, क्या है इनमें नया? सर 100 वाला डिवेंचर इशू तो 100 में हुआ था,
लेकिन पेमेंट 110 में हो रहा है। ये नया केस आया, 100 वाला डिबेंचर इशू 100 में हुआ है, यानी कि इशूड एट पार बट रिडीम्ड एट प्रीमियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी बात का ध्यान रखना है। अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ ना, वहां लिखा होगा आपको साफ साफ, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो इसकी कंसिडर करनी पड़ेंगी टर्म्स। सर कैसे करते हैं? पहले तो आप 100 वाला 100 में इशू हुआ उसकी एंट्री आती है आपको, 100 वाला 100 में इशू हुआ वो एंट्री कर लो, टेंशन फ्री होके। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यही करते हो, 100 100 100 100 ऐसे ही करते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, यही करते हो। बट द थिंग इज, अब जब आपको पे बैक करना है ना बेटा जी, तो 100 नहीं 110, यानी 10 रुपए फालतू पे करने। तो क्या ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, दिस इज योर अनदर लाइबिलिटी जो आ गई है। डिबेंचर आपकी ऑलरेडी एक लाइबिलिटी थी, लेकिन उसके साथ अब जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है वो भी तो लाइबिलिटी आ गई, तो उसको हम अलग से लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम इशू का होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिडेम्पशन के टाइम पे दिया जाएगा, बट उसको हम कंसिडर अभी करके चल रहे हैं एंट्री में। 10 यहाँ पे आएगा और जितना प्रीमियम उतना ही यहाँ पे लॉस डेबिट करो। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना? 10 रुपए। ये याद रखना है। एंट्री सेम होगी, जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है उतना ही ऊपर लॉस में डेबिट भी करना है, तभी आपकी एंट्री मैच करेगी। क्लियर है? क्योंकि हमें राइट ऑफ भी करना है ना, हमारा नुकसान हुआ है ये, और हमें इस लॉस को राइट ऑफ भी करना होगा लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन उतना ही ऊपर लॉस। करेक्ट? समझ आया? बस वही एंट्री है, दो चीजें ऐड हो गई इसमें, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। दूसरा केस देखते हैं। 100 वाला डिबेंचर, 100 वाला डिबेंचर इशू है 110 में, यानी इशूड एट प्रीमियम, रिडीम हुआ 105 में, रिडीम्ड एट प्रीमियम। वाओ व्हाट अ केस। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड आल्सो एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। हो गया जलवा। रिडेम्पशन की टर्म्स को भूल जाओ, फिलहाल इशू की एंट्री करो। क्या हमें डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करना आता है? यस सर। क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे करते हैं, प्लीज यूज फुल फॉर्म्स, दिस इज अ डिस्क्लेमर। 10 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, 110 रुपए, 110 रुपए, यही होता है। बट नई चीज क्या है, ये 100 की जगह वापस करने 105, तो 5 की एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी भी है मेरे पास, नेक्स्ट लेवल लाइबिलिटी, उसको यहाँ पे अलग से लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर क्या हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं 10 + 5 15 एक साथ? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चलेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग चलेगा, और जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, यानी यहाँ पे डेबिट भी होगा ये 5 रुपए के हिसाब से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखोगे आप इसको, और डेबिट ही करोगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, देखो 115 115 एंट्री मैच, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो हो गया इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। आप पहले ये वाली एंट्रीज कर लिया करो, बाद में याद रखो कि हमें दोनों तरफ एक एक लाइन ऐड करनी है। राइट? चलिए सर, लास्ट क्या बनता है केस? 100 वाला डिबेंचर इशूड एट 90 बट पेमेंट हुआ है 110, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। सर ये तो जलवा हो गया,
इशूड एट डिस्काउंट आता है ना हमें, इसे भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर। 100 का डिवेंचर, 10 रुपये का डिस्काउंट था, 90 का पैसा मुझे मिलेगा, 90 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। अब जो पेमेंट करना है वो 10 रुपये एक्स्ट्रा करना है, तो उसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 10 रुपये एक्स्ट्रा, और इतना ही ऊपर डेबिट करना पड़ेगा 10 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके भी लॉस लिख सकते हो, एक ही बात है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर, क्योंकि अल्टीमेटली ये राइट ऑफ ही करना है हमें लास्ट में। तो देखो वही चीज है, बस जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा डिवेंचर, जब भी डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो आपको याद रखना है क्या, कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट और उतना ही लॉस डेबिट। सॉर्टेड। तो दिस इज हाउ आपकी 6 एंट्रीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आई थिंक बहुत छोटा ना हो जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। रियली वांट। लो जी, चल जाओ भैया। आप क्यों हैंग हो गए, आप भी थक गए क्या हमारे साथ साथ? चल गए। लो जी, ये सारी एंट्रीज एक ही जगह मैंने कर दी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले पाओ। ऑल्दो हमने सारी चीज़ें लिखी हैं साथ साथ लिखी हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट्स की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप ले सकते हो। डन हो गया जी, सॉर्टेड हो गया। अब हमारे पास बचता है डिवेंचर्स में एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है? बेसिकली आपने जो लोन लिया है उस लोन पे इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ चीजें लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली। इसका मतलब साल में 2 बार दिया जाता है यूजुअली। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी 100 वाला कितने पे है, 100 पे है, 90 पे है, 110 पे है, कितने पे है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ब्याज जो है 100 पे दिया जाएगा। इट इज़ ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। कितना पैसा आ रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता भैया, डिवेंचर कितने का था उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, दिस इंटरेस्ट इज रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू ओनली। जिस साल डिवेंचर्स इशू करे गए हैं उस पर कोई भी डिस्काउंट, कोई भी लॉस, कोई भी इंटरेस्ट सेम ईयर में ही हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? राइट ऑफ हम या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे या हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। लास्ट ईयर तक कैपिटल रिजर्व भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, कुछ बुक्स में जनरल रिजर्व यूज़ करा जाता था, अभी वो है ही नहीं चक्कर ऐसा। आपको क्या करना है? सिंपली राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ P&L एंट्रीज लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कई बार ऐसा होता है बेटा जी कि इस इंटरेस्ट पे ना TDS भी काटते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस इंटरेस्ट पे TDS कटता है। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जमा करते हैं, सीधा डिवेंचर होल्डर को ना देके। गवर्नमेंट को क्यों जमा करते हैं? क्योंकि देखो इंटरेस्ट ना डिवेंचर होल्डर की इनकम है, राइट? तो उस इनकम पे उसको टैक्स भी देना है सरकार को, तो वो ना देके हम ही जमा कर देते हैं उसके बिहाफ पे पहले ही। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं TDS। तो अगर आपके एग्जाम में TDS के बारे में कुछ मेंशन हुआ तो यहाँ पे एक चीज और क्रेडिट होगी, वो होगा TDS पेबल। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा ओनली
इफ एप्लीकेबल, अगर क्वेश्चन बोले, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बोलने वाला, तो ये आपका बहुत कम यूज होगा। नॉर्मली आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देना है। जब आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हो तो वो एंट्री बनती है डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये तो चला गया डिवेंचर होल्डर को। और ये जो टीडीएस सरकार को देना है, इसकी एंट्री बन जाती है टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। ये हम गवर्नमेंट को देते हैं। ये एंट्री की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर ये टीडीएस पेबल क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इंटरेस्ट की बेसिक एंट्री है इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, खत्म भैया। इंटरेस्ट की यही सीधा सीधा एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जितना भी डिस्काउंट, जितना भी लॉस, जितना भी इंटरेस्ट है, उस सबको राइट ऑफ कर देना है। फॉर राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट, लॉसेस, इन सबको राइट ऑफ करने के लिए सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट या फिर लॉस, कुछ भी आपने लिखा है ये सब आप लिख सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, ये अगर है आपके पास तब, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L से होगा सारा का सारा काम। क्लियर हो गया जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके डिवेंचर चैप्टर में आपको पढ़नी थी। मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर, और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करी, बड़े आराम से हमने एक एक चीज़ समझी है। एंड आई रियली होप आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने चीज़ें समझी होंगी। ये आपका डन हो गया डिवेंचर। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।